चलो लेट्स स्टार्ट। कल जैसे कि मैंने मैम आप उसको हम लोगों को, पासपोर्ट ही भेज दिए, अब क्या कर सकते हैं? हाँ ठीक है बेटा, कुछ नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे हम, मैम ठंडे से लेंगे। पासबुक काम नहीं कर रहा है। मैम हो सकता है कि उसका नेटवर्क बहुत नेटवर्क स्लो हो। चलो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। यस मैम। चलो, पावर्स ऑफ अ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस। अब इसका मतलब क्या है? पावर्स ऑफ अ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ अ पुलिस, इसका मतलब क्या है? ये सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस के बारे में क्या बोल रहा है? हमने भी देखा, ये आंसर लिखने के बाद में तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं कहाँ पे आ रही हूँ, है ना? तो ये सुपीरियर ऑफिसर्स का मतलब होता है कि हमारे हाई पोस्ट वाले ऑफिसर्स। तो जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होता है वो एक्सरसाइज करता है सेम पावर जो भी लोकल एरिया में अपॉइंट किए जाते हैं। देखो, अगर लोकल एरिया की मैं बात कहूं, एरिया वाइज पुलिस वाले बदलते हैं। उनकी एरिया की ना एक बाउंड्री लाइन होती है, एरिया की ना एक बाउंड्री लाइन होती है कि समझो एक स्टेशन है, एक पूना स्टेशन है, उसके बाद में एक हिंजोवड़ी स्टेशन है, ठीक है? अब पूना वाला हिंजोड़ी में नहीं आएगा, हिंजोड़ी वाला पूना में नहीं जाएगा। उनका हद लोकल लिमिट जो रहेगा ना, तू उधर का ही ऑफिसर है, उधर पे ही काम कर। तो इसका मतलब ये नहीं होगा हाँ कि अगर हिंजोड़ी में कोई ऐसी कंप्लेंट आती है जो दिल्ली की है, ठीक है, अक्यूज जो है वो दिल्ली का है, ठीक है, और यहाँ पर पूना में कंप्लेन हुई है, तो क्या पूना वाला दिल्ली से जाके अक्यूज को पकड़ के नहीं लेके आएगा क्या? अगर कॉग्निजेबल कंप्लेन है तो, अगर कॉग्निजेबल कंप्लेन है तो पूना वाला दिल्ली नहीं जाएगा क्या उसको पकड़ने के लिए? बिल्कुल 100% वो दिल्ली जाएगा, 100% वो दिल्ली जाएगा टू ब्रिंग अक्यूज। वेयर? वेयर? टू पुणे। ओके, तो लोकल एरिया समझ गए, हद समझ गए, लिमिट समझ गए, ऑफिसर समझ गए, पुलिस स्टेशन समझ गए। तो इस चैप्टर में सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस, पुलिस स्टेशन, लोकल एरिया और ऑफिसर की लिमिट बताई गई है, ठीक है? कौन से ऑफिसर की? सुपीरियर रैंक टू एन ऑफिसर इन चार्ज, यानी पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन, जो रैंक का ऑफिसर होता है, जो भी पुलिस स्टेशन में जो भी ऑफिसर होता है, अगर उनमें से कोई नहीं होता तो उसके नीचे वाला काम करता है, उसके जगह पे करता है ना, तो इससे कहते हैं पावर। ओके, नाउ aid to a magistrate of the police, public when assist a magistrate and a police। अभी है ना, पब्लिक की बात करते हैं तो एवरी पर्सन, अभी देखो हम पर्सन नहीं है, चलो हम लॉयर्स हैं, तो कोई भी कॉमन पर्सन, ये भी आम बात है, ये भी आम बात है। तो अगर कोई कॉमन पर्सन जो है तो उसको किसकी हेल्प करनी है? मैजिस्ट्रेट की भी हेल्प करनी है। किसकी हेल्प करनी है? पुलिस की भी मदद करनी है। जहां पर ऐसी कोई डिमांड की जाती है कि बता चोर कौन था, बता मर्डर किसने किया, विटनेस होते हैं ना, आई विटनेस होता है ना, उसके अंदर सुना रहेगा ना आई विटनेस। हमने सुना है कि जिसने वो मर्डर होते हुए देखा उसे आई विटनेस कहा। कमजोर विटनेस भी होता है, वीक विटनेस भी होता है ना? फिर यहाँ पर आप देखोगे, इन द टेकिंग ऑफ प्रिवेंटिंग द एस्केप any other person whom such magistrate or police is authorized to arrest in the prevention or suppression of breach of peace। अब देखो, एक बात, घटना मैं आपको बताती हूँ। हमारे यहाँ का बंदा है, ठीक है, वो रात में ना कुछ ऐसा काम कर रहा था कि जिससे ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है। तो उससे क्या किया गया, समझो ऐसे शाम का टाइम था, उसको उठाया, रात में पूरी रात जेल में रखा और सुबह उसको घर भेज दिया। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? मैम करना तो नहीं चाहिए ऐसे। सोचो, यस मैंने मैम, कर इसके लिए सकता आपको है। एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। यस मैम, कर सकता है। यस, क्यों कर सकता है? 100% कर सकता है। चलो मैं बता देती हूँ आपको, 100% कर सकती है पुलिस। प्रिवेंटिव एक्शन है, प्रिवेंटिव एक्शन लेना पड़ता है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर।
कि अगर कुछ मामला गलत हो जाए तो पुलिस उसको अरेस्ट करके क्या कर सकती है, 1 रात जेल में बिठा सकती है। ठीक है। द प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, द प्रिवेंशन ऑफ इंजुरी अटेम्प्टेड committed to any railway, canal, telegraphic और public property। अब इसके अंदर ऐसा कोई भी सिचुएशन आता है तो पब्लिक को मैजिस्ट्रेट की मदद करनी है या पुलिस की मदद करनी है। ठीक है। एड, एड का मतलब क्या होता है, प्रिकॉशन। किसको करना है, मैजिस्ट्रेट को करना है। किसको करना है, पुलिस को करना है। कौन करेगी, आम जनता। ये जनता है, ये पब्लिक है भाई, पब्लिक ये सब जानती है। ठीक है। मैम जब डिमांड की जाती है, हाँ मैम इधर ये भी बता दीजिए कि इधर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, जेएमएफसी की बात नहीं हो रही। हाँ, यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बात हो रही है, यहाँ पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात नहीं हो रही है। लिख लो अपने, यहाँ पर लिख लो, लिख लो। यहाँ पर जो बात हो रही है, इट इज अबाउट द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, नॉट जेएमएफसी। अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का एग्जांपल देती हूं मैं। समझो कि ऐसी कोई बात हुई है जो आप लोगों को, जैसे एक प्रॉपर्टी है, एक घर है, उस घर को लेकर अगर कोई ऐसी बात है तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की हेल्प करनी होगी पब्लिक को। ठीक है। हमने हायरार्की में देखा था एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कौन होता है ना, तलाटी, तहसीलदार। मैंने ये भी नाम बताए हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में। लिख दो चाहिए तो, Yes, ma'am. तलाटी लिखो, तहसीलदार लिखो, ये फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स होते हैं। रजिस्ट्रार लिखो। ठीक है। मैम तहसीलदार और रजिस्ट्रार और उसके बाद मैम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के अंदर तलाटी। मम्मी क्या बोला, तलाटी? स्पेलिंग लिख के बताऊं? मैम तलाटी क्या होता है? बताती हूँ। मैम तलाटी मराठी वर्ड है। हाँ, मराठी वर्ड है वही तो। तलाटी। मैम अभी इनका समझो तलाटी जो होता है ना, वो 712 एक्सट्रैक्ट्स जो बनते हैं ना, 712 एक्सट्रैक्ट जो बनता है, मतलब अगर समझो एक प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है, देखो मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, तो 712 मैम एक्सट्रैक्ट में उनका नाम होता पटवारी है बोलते कि ये हैं प्रॉपर्टी इनको हिंदी बिलोंग में। करती है। हाँ, हम हिंदी में पटवारी बोलते हैं तलाटी को। मैम पटवारी बोल रहे हैं आप? पटवारी, पटवारी, पटवारी करेक्ट वर्ड है, पटवारी। हिंदी में उसे पटवारी यस कहते हैं। मैम, पटवारी। हाँ, पटवारी लिखो भाई, पटवारी। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, उनका कितने एरिया तक कंट्रोल होता है? अपने जो Like सब- डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया में, जो डिस्ट्रिक्ट में वो रहेंगे उनके अपने डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में और उनके लोकल एरियाज में। State government will define their limit. हाँ, बट द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोकल एरिया विल बी Yes, डिसाइडेड sir, बाय yes. द स्टेट गवर्नमेंट ओनली, तो वो उतना ही दिया जाता है। ओके। एड ऑफ अ पर्सन अदर देन पब्लिक ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। अब ये कौन सा एग्जीक्यूटिंग वारंट, कौन सा वारंट होता है ये? व्हाट डू मीन बाय एग्जीक्यूशन? चलो अपन एक एक वर्ड पे जाएंगे। एड का मतलब होता है टू पर्सन, एड टू पर्सन। व्हाट डू यू मीन बाय एड टू पर्सन? Assist to person. एड मींस असिस्ट, Yes, ma'am. हेल्प Help. करना। ओके। अदर देन पुलिस ऑफिसर, पुलिस एग्जीक्यूटिंग वारंट, पुलिस ऑफिसर को छोड़ के एग्जीक्यूटिंग वारंट। एग्जीक्यूटिंग वारंट का मतलब होता है वारंट की बजौनी करना। पर अब इसका मतलब मैं आपको हिंदी में बताने जाऊं तो वारंट लेके जाके सामने वाले को पकड़ाना। यस मैम। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग वारंट। When a warrant is directed to a person other than a police officer or any other person in the execution of such warrant, if the person to whom the warrant is directed
be near at the hand and acting in the execution of the warrant. अब मैं सिंपल सा मतलब आपको बताती हूँ एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट को लेकर कि देखो जब ये तो पुलिस ऑफिसर ने वारंट नहीं कर रहा, ठीक है, ये कौन कर रहा है, पर्सन कर रहा है, पुलिस ऑफिसर नहीं करती है। लेकिन जब वारंट लेके पुलिस ऑफिसर आती है तो जेल नहीं लेके जाती है, वारंट हाथ में है तो सीधा कहाँ जाओगे, जेल। जेल। परफेक्ट। यहां पर कौन आ रहा है, अदर पर्सन, यहां पर अदर देन पुलिस ऑफिसर, यानी पुलिस ऑफिसर नहीं है वारंट लेके आने के लिए, अदर देन पुलिस ऑफिसर मतलब अदर देन पुलिस ऑफिसर मतलब समझ के ले लो 38 को, अदर देन पुलिस ऑफिसर मींस व्हाट, मैंने Means पर्सन what? मजिस्ट्रेट वो होगा, है क्या होगा, अथॉराइज्ड बाय, मतलब मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया हो उसको कि वहां से वहां पे वारंट देख के आओ या कुछ ऐसा हो। मैजिस्ट्रेट ये ऑर्डर पुलिस को देगा ना, यस मैम। तो अदर देन का मतलब क्या आता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में investigation officer is other than police officer, other than is not a police officer, no, it means not a police officer. मैम जैसे सिविल में बेलिफ होता है ना, वैसे ही क्रिमिनल में जो लेके जाएगा, जो ऑफिसर होता है इस Yes, चीज ma'am. को काम करने के लिए, यस मैम। it's a officer of the court, लिखो it's the officer of the court other than police officer। कोई नहीं बताता ये बात, बोलेगा अदर देन पुलिस ऑफिसर मतलब पुलिस ऑफिसर को छोड़ के, लेकिन यही बात तो हमको जाननी है ना, फायदा है क्या है हम लोग इतना पढ़ रहे हैं। चलो नाउ सेक्शन नंबर 31 आई विल नॉट टीच। सेक्शन नंबर 31 में बोलोगे कि व्हाई आई विल नॉट टीच, बिकॉज हम आईपीसी के साथ में इसको साथ में पढ़ेंगे 39 को। तो सेक्शन नंबर 39 विद आईपीसी बेटा, जब 121 सेक्शन 126 आएगा, 143, 161, 272 उस समय इसको देख लिया जाएगा। अदर देन पुलिस ऑफिसर, एक बार फिर से बोलिए मैम। क्या बोलूं? अदर देन पुलिस ऑफिसर। Other than police officer is an officer by court, ठीक है, यानी कि कोर्ट मैम, रेफर करती है वो। मैम इसके कीवर्ड्स बता दीजिए। ओके, वारंट other than police officer, warrant other than police officer, execution, direction, at hand, direction at hand of warrant, ठीक है। चलो यस हो गया। अब duty of a officer employed in connection with the affairs of a village to make a certain report। अब इसको भी हम लोग पढ़ें क्या बाद में पढ़ें, क्योंकि इसमें नटोरियस रिसीवर के बारे में है। मैम ये सिविल के साथ पढ़ते तो दोबारा कैसा जाएगा? क्योंकि ये ना पता है ना आपको कि वो नटोरियस रिसीवर जो इसमें जो केस लगता है, पान सिंह तोमार का केस, मैं हमेशा बताती हूँ नटोरियस रिसीवर में पान सिंह है ना, वो कोई भी विलेज में अगर किसी को छुपाया जाता है जो अक्यूज्ड होता है, तो कोई भी जो पंचायत लोग बैठते हैं तो वो नटोरियस रिसीवर कहा जाता है। इसको पूरा पढ़ाना पड़ेगा। नटोरियस रिसीवर मतलब लुटेरा जिसको बोलते हैं अपन, है ना। चलो एक काम करते हैं, पढ़ते हैं, मेरे फेस में मत देखो, टेंशन चुराई मत हुई लो, चीज इसको है। पढ़ते हैं। हाँ चुराई हुई चीज बोलते हैं, चुराई हुई संपत्ति। हाँ संपत्ति। चलो नाउ रीड सेक्शन नंबर 40। हु इज गोइंग टू रीड फॉर मी? तो मैं उसको पूरी तरह से आपको एक एक पॉइंट लिखाती जाऊंगी। चलो फास्ट।
रीड सेक्शन नंबर 40, कोई तो पढ़ो। Ma'am, 40, duty of officers employed in connection with affairs of a village to make certain report. First, every officer employed in connection with the affairs of a village and every person residing in a village shall forthwith communicate to the nearest magistrate or to the officer in charge of nearest police station, whichever is nearer, any information which he may possess respecting. वेट। अब ये देखो, एवरी ऑफिसर एम्प्लॉयड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, एवरी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द विलेज, यानी विलेज के लिए एक बंदों को अपॉइंट किया गया है। यहाँ पर आपको पंचायत की बात की जा रही है, तो जहां पर समझो कोई पंचायत का आदमी है या पंच है, उसको ये पता चल रहा है कि हमारे विलेज में किसी विलेजर को, समझो ऐसे किसी को भी अपन शरण में रखते हैं ना, कि आओ, जैसे बाबा लोग कैसे शरण में रखते हैं, तो किसी लुटेरे को अगर आप शरण में रख के उसको बचाने की करते हैं, तो इज दैट अलाउड और व्हाट? नो मैम, तो कहने का मतलब क्या है? हार्बरिंग इज क्राइम अनलेस वो वाइफ और हस्बैंड का मैटर हो। हार्बरिंग इज क्राइम। हार्बरिंग क्राइम क्यों है? हस्बैंड वाइफ का मैटर है तो वो अलग बात होती है, लेकिन आप किसी लुटेरे को अपने घर में जगह दो और गांव वालों को छुपाओ। अगर गांव वालों को ये बात का पता चलता है कि किसी ने किसी बंदे को, लुटेरे को अपने घर में छुपाया है, तो क्या होएगा उसका? उसको मैम वो लेकिन वो बंदूक के नोक वो पर अगर छुप प्रिसाइडिंग गया हो तो? ऑफिसर जो होगा, जो पंचायत का मेंबर होगा, उसको बोला जाएगा और वो वहां के मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर करेगा इंफॉर्मेशन। जो पंचायत का पंच होगा ना, उसको ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और वो पंचायत का जो मेन मुखी होगा, मेन पर्सन होगा, वो मजिस्ट्रेट को इस बारे की सारी जानकारी देगा कि ये बंदे को यहाँ पर छुपने के लिए शरण दी गई थी। क्यों? कि नो विलेजर विल अलाउ, कोई भी विलेजर इस चीज को अलाउ नहीं करेगा कि कोई भी बंदा चोरी करके, लुटमारी करके, किसी का डाकू डाल के, किसी को मार के, किसी को खत्म करके और उसके विलेज में जाके शरण लेने की करे। तो यहाँ पर हमें ना ज्यादातर पान सिंह तोमार का केस लेते हैं। ओके, चलो ना। नहीं, मानसिंह तोमार का कौन सा बता रहे हो? हाँ, पान सिंह है ना, पान सिंह, पान सिंह तोमर है, तोमर। PAN, पान सिंह तोमार, TOMAR वर्सेस इस केस को देख लेना, ठीक है। ओके मैम। और इस केस से अपन कल डिस्कस करेंगे ये केस के बारे में। उसके Okay. बाद में आप सी पे आ जाओ डायरेक्टली। वहां पे आप लिख लो अनलॉफुल असेंबली, लिख लो पहले की पॉइंट्स लिख लो यार, कंफ्यूजन ही नहीं चाहिए। अनलॉफुल असेंबली, डी में लिखो अननेचुरल डेथ के बारे में इंफॉर्म करना। ई में लिखो थेफ्ट, हर्ट, ग्रीवियस, थेफ्ट, हर्ट, HURT, हर्ट बेटा, ग्रीवियस हर्ट, wrongful confinement, murder, robbery, डकैती, house trespass, F में लिखो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। मैम एक बार डी में अननेचुरल डेथ, उसके बाद बता दीजिए। ई में लिखो थेफ्ट,
hurt, grievous hurt, wrongful confinement, murder, robbery, डकैती, house trespass. अब कोई भी मेंटेनेंस ऑर्डर को लेकर एफ क्लास में कैसा है कि कोई भी ऐसा ऑर्डर होता है जो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम हो, यानी कि क्राइम होने से पहले ही सेफ्टी होनी चाहिए किसी भी पर्सन की, प्रॉपर्टी की, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या करता है, जनरल और स्पेशल ऑर्डर लेके कम्युनिकेट करता है स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे लिखो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर inform state government, inform state government. District magistrate by general or special order inform state government. उसके बाद में विलेज, आपको पता है क्या होता है विलेज, है ना? विलेज क्या होता है ये तो पता ही है सबको। विलेज लैंड क्या होता है ये भी पता है आपको। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोक्लेम ऑफेंडर? भगोड़ा, भागा हुआ ऑफेंडर। भगोड़ा, भगोड़ा। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इज भगोड़ा, ठीक है। मैम उसके वांटेड। बाद में ऑफिसर एम्प्लॉयड, मैम वही पंचायत वाला, पंच वाली बात। पंचायत वाला, यस। ऑफिसर एम्प्लॉयड जो मेंबर होता है पंचायत का, ठीक है। चलो अब इसको आप रीड करके आना, आगे चलते जी हैं। मैम। चैप्टर नंबर 5, हियर आई बिगन। अब प्लीज किसी चीज को ध्यान मत देना, इधर उधर मत देखना, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन वन थिंग। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। नाउ कल तो मैंने आपको पूरा बेस समझाया है, अब हम देखेंगे अरेस्ट ऑफ पर्सन। अरेस्ट ऑफ पर्सन, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। अब मैं रैंडम क्वेश्चंस पूछती जाऊंगी आपसे, ठीक है, और हम लोग फिर इस सेक्शन पे भी आएंगे। चलो अपर्णा जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। ऐसा कौन सा ऑफेंस है जिसमें बेल नहीं मिल सकती? मर्डर में। हाँ, मर्डर। मर्डर। हाँ। तो मर्डर कौन सा ऑफेंस हुआ? कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल? कॉग्निजेबल। वेरी गुड अटेम्प्ट। चलो लवान्या, यस मैम। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पनिशमेंट कितनी होती है? मैम एक्सीड 3 years। एक्सीड 3 years? यस मैम, लाइफ ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ, मतलब जो 3 साल से ऊपर हो और लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो और डेथ हो, ओके उनको सीरियस इन ओके नेचर ओके और without warrant, and it is clearly mentioned in 2C of ओके ओके। श्री लक्ष्मी जी, व्हाट इज अ कंप्लेंट? श्री लक्ष्मी जी, व्हाट इज अ कंप्लेंट? मीन किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, कुछ मीन उसको नुकसान हुआ तो कंप्लेंट कर सकते हैं, नुकसान हुआ तो कंप्लेंट किसको देंगे? पुलिस। पुलिस कंप्लेंट लेती है, पुलिस कंप्लेंट लेती है। हाँ। पुलिस कंप्लेंट लेती है। नो मैम। No, don't say anybody and let her only talk to me, हाँ? नो मैम। तो लक्ष्मी जी, पुलिस क्या लेती है? इंफॉर्मेशन लेते हैं शायद। तो पुलिस को क्या पावर है, इंक्वायरी करना कि इन्वेस्टिगेशन करना?
इन्वेस्टिगेशन करने का। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस, ब्यूटीफुल। पूजा, Yes, पूजा, ma'am. इसमें Yes, ma'am. अरेस्ट ऑफ पर्सन में कौन सी केस लॉ कल मैंने आप लोगों को बताई थी? हस्बैंड और वाइफ का था। कौन सा था? हस्बैंड और वाइफ का एक केस केस आपको मैंने बताया था। सॉरी मैम, वो याद नहीं। ओके बेटा, ठीक है, चलो। तान्या, चलो आप मत बताओ, तान्या नहीं बताएंगी। उस्मा, यस मैम। सेक्शन 41 का क्रक्स क्या है? मैम सेक्शन 41 ये कहता है कि पुलिस कब कब अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के, अगर उनने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो या उनके खिलाफ कोई रीजनेबल कंप्लेंट बनी हो, तो उनको ऐसा लगे कि हाँ ये बंदा अरेस्ट करने लायक है। उस्मा, व्हाट डू यू मीन बाय डेजर्टर? उस्मा, व्हाट डू यू मीन बाय डेजर्टर? डेजर्टर भागा हुआ। डेजर्टर, यस मैम, डेजर्टर भागा हुआ। ओके। नाउ नेक्स्ट आप मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय वायोलेशन? उल्लंघन। किस चीज का उल्लंघन होता है 41 में? 41 में मैम उल्लंघन किस कानून चीज का का मैम 41 में उल्लंघन होता है? कानून का उल्लंघन होता है मैम। व्हाट डू यू मीन बाय सस्पिशन? कोई इंसान डाउट में है, कैसे समझाऊं मैं? ओके, चलो। सस्पेक्टेड पर्सन, जैसे कोई इंसान डाउट में सस्पेक्टेड पर्सन जिसमें डाउट है कि ये इसने हो सकता है, जिसमें हाँ, हम लोग, इसमें हो सकता है ये काम हाँ किया। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, चलो। मैं आप लोगों को सिर्फ क्रक्स पूछ के ले रही हूँ, मैं पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। शिवानी, एनीथिंग यू वांट टू टेल मी अबाउट 41? मैम 14 है कि विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है अगर उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो। ओके, ओके, चलो। राजेश जी, ऑन योर माइक, फास्ट, फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। हाँ, तो यस ये मैम। सिखाने का है आपको। चलो, मेरे को बताओ 41 के बारे में आप क्या जानते हो? व्हेन अ पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, व्हेन कभी? वेन मैडम जब कॉग्निजेबल ऑफेंस में करता है कोई, तब अरेस्ट कर सकते मैडम पुलिस। ओके, जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तब अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी वारंट के। वेरी गुड। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती उस मैटर में? हाँ, करते हैं मैडम। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए मैडम। और एविडेंस का क्या बोलते हो फिर आप इसमें? व्हाट डू यू मीन बाय एविडेंस हियर इन 41 में? एविडेंस की क्या बात है? 41 तो बिना किसी इसके अरेस्ट किया जा रहा है ना, तो एविडेंस चाहिए या नहीं चाहिए? एविडेंस चाहिए मैडम। बिना एविडेंस के वो अरेस्ट कर सकता है कि एविडेंस वो बाद में इकट्ठा करेगा? एविडेंस चाहिए या बाद में इकट्ठा करेगा, क्योंकि ये विदाउट वारंट अरेस्ट है। गौरव, गौरव, मैम बाद में इकट्ठे करेगा वो मैम बाद में इकट्ठे एविडेंस। करेगा, बाद में Yes, इकट्ठे ma'am. करेगा। चलो, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, तो हम लोगों ने ना, जब मैंने आपसे जो क्वेश्चंस पूछे ना अभी, तो 41 को मैंने आपको कहीं ना कहीं पूरा बताया है कि 41 होता क्या है। तो अब हम 41 के तरफ चलेंगे। लेट्स मूव ऑन 41। When a police may arrest without warrant any police officer may
विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को सीधा सीधा क्या बोला जा रहा है, विदाउट एन ऑर्डर, यानी कि मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेते हुए, बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर वो क्या कर सकता है, विदाउट अ वारंट अरेस्ट कर सकता है किसी भी बंदे को, एनी पर्सन। तो यहाँ पर एनी पर्सन का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय एनी पर्सन, इट कैन बी मैन और वुमेन बोथ, ठीक है। एनी पर्सन का मतलब यहाँ पे होगा मैन एंड वुमेन बोथ, ठीक है। हु कमिट्स का मतलब क्या होता है, जिसने ऑफेंस कमिट किया है, जिसने ऑफेंस किया है। कमिट का मतलब होता है ऑफेंस करना, ठीक है। कमिट्स का मतलब होता है मैम ऑफेंस करना। मैम पर्सन में ट्रांसजेंडर नहीं आता है। देखो एनी पर्सन में यहाँ पे अपन ट्रांसजेंडर को भी लेके आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, ट्रांसजेंडर को भी लेके सकते हैं, लिखो मैम बट ट्रांसजेंडर डिफाइन के। तो नहीं है। हाँ तो इसके लिए तो बात है ना, ये आईपीसी बताएगा कि यहाँ पे एनी वुमेन में, एनी पर्सन में ट्रांसजेंडर इंक्लूडेड है कि नहीं। फिलहाल लिखो आप मैम ट्रांसजेंडर, नहीं है, तो जब नहीं उसमें है तो मैन क्यों अभी लिखना। दोनों ही दिए हुए हैं। तो ऑब्वियसली कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे लिखा है। मैम आईपीसी है ना। हाँ तो फिर जब ट्रांसजेंडर को अपने को यही नहीं है मैम तो उसमें हम लोग, ट्रांसजेंडर नहीं दिया हुआ है। यार एनी पर्सन में आता है मैन एंड वुमेन, लिखो। मेरी चेन ही ब्रेक कर देते हो, जो मुझे सिखाना रहता है उधर ही मेरे को डाइवर्शन देते हो आप लोग। हु मैम कमिट्स फिर इन द ट्रांसजेंडर को प्रेजेंस, अरेस्ट नहीं करेगा तो। अरे ट्रांसजेंडर को अरेस्ट नहीं करते ये लोग। बहुत, मेरा एक केस है ट्रांसजेंडर का, बताया है ना मैंने, पुलिस यस मैम। उसको हाथ भी नहीं लगाती। इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, जो कि पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस की बात की जा रही है, प्रेजेंस का मतलब होता है उसके सामने होने की बात की जा रही है। तो अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। पहले क्या बोलता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से क्या कर सकता है, किसी को भी अरेस्ट कर सकता है। उसमें एनी पर्सन का मतलब होता है मैन एंड वुमेन। हु कमिट्स, जिसने ऐसा क्राइम किया हो, इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर उसे पता चलता है, अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेन हैज बीन और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि रिलायबल है, रिलायबल, जिससे हम लोग कहीं ना कहीं उसके ऊपर यकीन कर सकते हैं। तो ये जब ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आती है, रीजनेबल सस्पिशन एक्सिस्ट that he has committed a cognizable punishable with imprisonment for a term not less than 7 years, which may extend to 7 years, whether with or without fine, the following conditions have to be satisfied। अब इसका मतलब क्या है कि ऐसा क्राइम, जो ऐसी इंफॉर्मेशन पुलिस वाले के पास में आई है जो क्रेडिबल है, जिसपे विश्वास किया जा सकता है कि सस्पिशियस एक्सेस, यानी कि कोई तो बात है कि जहां पर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, जिसकी सजा है नॉट मे बी लेस देन 7 साल, यानी कि 7 साल से कम भी हो सकती है, 7 साल के जगह भी हो सकती है, हो सकता है फाइन होवे, हो सकता है फाइन नहीं भी होवे। The police officer has a reason to believe that such complaint information, यानी कि पुलिस ऑफिसर को लगता है, यानी कि उसको पूरा रीजन है, यकीनन है, बिलीव करने जैसी बात है कि भाई जो कंप्लेंट आई है, जो इंफॉर्मेशन आई है, वो उस ऑफेंस को लेकर है। तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा कि ऐसा कोई ऑफेंस ना हो, प्रिवेंट करने के लिए वो क्या करेगा, वो प्रिवेंट करने के लिए प्रिकॉशन लेगा। टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग एविडेंस ऑफ द ऑफेंस में डिसअपियर। अब यहां पर देखो, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस डिसअपियर और टैंपरिंग, सबूतों के साथ में खिलवाड़ नहीं होने चाहिए ऐसे एविडेंसेस को लेकर। मैं आपको एक बताती हूँ कि जो अजय देवगन की मूवी है, कौन सी मूवी है जो मुझे विक्की बताता है, अजय देवगन की मूवी दृश्यम। जिसने उसने नहीं क्या वो सारे हड्डी वड्डी लेके डीएनए टेस्ट के लिए ऑर्डर दृश्यम हुआ है, था। दृश्यम। दृश्यम, दृश्यम करेक्ट।
तो यहाँ पर आंखें बंद करके दृश्यम याद कर लीजिए, मूवी देखी नहीं है तो जरूर देख लीजिए। दृश्यम 2 देखना, दृश्यम 2 देखना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पर मैम 1 1 2 दोनों देखना पड़ेगा। हाँ 1 2 देखो, लेकिन 2 से भी समझ में आ जाता है कि 1 की स्टोरी क्या थी। टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस टू एनी पर्सन acquainted with the facts of the case as to dissuade him from disclosing such facts to the court or to the police officer। अब यहाँ पर ऐसी प्रिवेंशन लेना कि कोई भी बंदा किसी को इंड्यूस ना कर सके, किसी को इन्फ्लुएंस में नहीं लेके आ सके, किसी को धमकाए नहीं, किसी से ऐसी प्रॉमिस नहीं ले कि भाई तू ऐसा कोई फैक्ट्स ऑफ द केस डिस्क्लोज नहीं करेगा कोर्ट या पुलिस ऑफिसर के सामने, ऐसा कोई भी फैक्ट तुम डिस्क्लोज नहीं करोगे, यानी कि बताओगे नहीं। किसके सामने? ना कोर्ट के सामने, ना पुलिस ऑफिसर के सामने। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, सी पॉइंट क्लियर। पहले एविडेंस को, टैंपर ऑफ एविडेंस का मतलब ये होता है कि सबूतों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना। ठीक है, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग इंड्यूसमेंट, किसी को इंड्यूस करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, डराना, थ्रेट, प्रॉमिस, खा कसम, माँ की कसम खा, बाप की कसम खा, एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स, जिसको फैक्ट्स के बारे में पता है। कौन से फैक्ट्स के बारे में पता है? केस के फैक्ट्स के बारे में पता है। टू डिसुएड हिम, यानी उसे रोकना कि ये डिस्क्लोज ना करे फैक्ट्स को, किसके सामने? कोर्ट के सामने या फिर पुलिस ऑफिसर के सामने। ठीक है, उसके बाद में देखो, एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड, his presence in the court whenever required can be ensured। अभी ना हमारे इंडिया में एक ये है कि अगर अक्यूज की प्रेजेंस जरूरी है तो ही उसको लेके आ जाता है, नहीं तो विक्टिम डरता है। रेप केस रहा, रेप वाली लड़की को अगर लेके कैसे थरथराएगी? जो बेचारी के साथ हुआ है वही अक्यूज को देखेगी तो। और ऐसे क्रिमिनल केसेस होते हैं जहां पर कोर्ट पूछती है कि आप इस आज अक्यूज कोर्ट में है, क्या आप इसे पहचानते हो? ऐसा भी बात आती है। तो यहाँ पर क्या, पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड बाय मेकिंग एन अरेस्ट हिज रीजंस इन राइटिंग, यानी कि पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? ये सारी चीजों को रिकॉर्ड करेगा जब उसे अरेस्ट करेगा और उसे राइटिंग में लिखेगा। जो भी रीजंस होंगे उसे राइटिंग में लिखेगा। क्लियर? एनी डिफिकल्टी यहाँ तक? कोई भी नहीं? पक्का? पूजा, पूजा मेरा बच्चा, एनी डिफिकल्टी? Yes. नो मैम। मैंने 2 से 4 बार आपको बताया है, तो हो सके तो Yeah. नहीं ध्यान दो। हाँ सिर्फ बेटा। अब प्रोविजो क्या बोलता है? आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोविजो का मतलब ही आप समझ के चलो कि आपको कहीं ना कहीं क्या मिलती है, यहाँ पे छूट मिलती है। प्रोविजो का मतलब होता है छूट मिलती है, एक्सक्यूज मिलता है। एक्सक्यूज मी, क्या रे ये? दैट द पुलिस ऑफिसर शाल और मे जो है ना बहुत बड़ा खिलाड़ी है। शाल, मे, ये आपको शब्द जो है ना, ये दोनों के दोनों आपको सीआरपीसी में ट्रिगर्ड होनी चाहिए, दिमाग में बैठे होना चाहिए कि शल का मतलब है कंपल्सरी, मे का मतलब है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जहां पर किंतु परंती की बात आ जाती है। ठीक है, इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, जो भी केस उनके सामने आने दो जहां पर पर्सन की अरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस प्रोविजन के अंदर क्या करना है? रीजंस को इन राइटिंग लिखना है कि हम इस बंदे को अरेस्ट क्यों ना कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा रीजन लिखना है। किससे लिखना है? कौन लिखेगा ये रीजन? पुलिस ऑफिसर। शाल का मतलब होता है कंपल्सरी। इन ऑल केसेस, सारे केसेस में जहां पर अरेस्ट की बात आती है, तो वो पर्सन अगर उसको जरूरी नहीं है उसको अरेस्ट करना, तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों को क्या देता है? आजादी। तो पुलिस ऑफिसर को क्या करना है? इस आजादी देने के लिए वो लिखना है कि मैं क्यों इसको आजाद कर रहा हूँ, क्यों इसको अरेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो रीजंस होंगे, वो राइटिंग में कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा? अपने केस डायरी में। ठीक है, रीजंस को रिकॉर्ड करेगा। और मैं आपको बता दूं कि स्टेशन एंट्री होती है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्टेशन एंट्री होती है। जब कोई भी केस आता है ना, तो स्टेशन का एक रजिस्टर और बुक रहता है जहां पर मेंटेन किया जाता है
उस रजिस्टर में स्टेशन एंट्री कहा जाता है कि स्टेशन कोई भी ऑफेंस होता है तो स्टेशन एंट्री करनी पड़ती है कि केस रजिस्टर हो गया, उनको एंट्री लिखनी पड़ती है। ओके, मैम क्लियर हुआ? जिसको डायरी कहते हैं, क्या? इसको लोकल लैंग्वेज में डायरी बोलते डायरी। हैं। तो फिर मैंने क्या बोला? केस डायरी मतलब आप वही हुआ उस- ना कि पुलिस स्टेशन में पुलिस डायरी जो होगी, जिसको अपन स्टेशन डायरी कहते हैं। तो वही तो बता रही हूँ ना कि पुलिस स्टेशन की जो बात यहाँ पे बोल रही हूँ मैं। मेरे को सीआरपीसी मेरे से ही पढ़ के मेरे को ही समझा रहे हो क्या? हाँ, नहीं मैम, against whom credible information has been received that he has committed an cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years with or without fine or with death sentence, the police officer has a reason to believe on the basis of the information that such person has committed the said offense. लाइन मार दो उधर, एकदम ऐसे दिमाग में बैठा दो कि ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को आता है जिसकी सजा 7 साल से ज्यादा की है, भले उसमें फाइन हो ना हो, डेथ सेंटेंस हो, तो ये समझ के चलना है कि वो ऑफेंस हुआ है और उसी पर्सन ने वो ऑफेंस किया है। अब एफआईआर जब लिखाने जाते हो ना तो ये आपसे नहीं पूछते हैं, आप एफआईआर अननोन पर्सन के खिलाफ भी लिखाते हो। एफआईआर अननोन पर्सन के खिलाफ भी होती है। अगर आपकी चोरी होगी, आपने उसको देखा ही नहीं, तो एफआईआर किसके पर्सन के नाम पे होगी? अननोन पर्सन के नाम पे होगी ना, क्योंकि वो नोन थोड़ी है, मैं जानती थोड़ी हूँ, मेरे घर के बाजू में थोड़ी रहता है। समझे? Who has been proclaimed as an offender either under the code by under the order of the state government। अब प्रोक्लेम भगोड़ा जो है, जो भाग गया है, ऐसा ऑफेंडर जो सीआरपीसी के अंदर ऐसा ऑर्डर किया गया है स्टेट गवर्नमेंट ने। आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट ने अगर ऑर्डर कर दिया ना तो कहीं ना कहीं कोर्ट को भी हाथ पीछे करने पड़ते हैं कि इस भगोड़े को अगर जेल से बाहर नहीं निकालना, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि ये खतरनाक है, ये घातक है, हो सकता है ये किसी को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे, तो स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर ये कोर्ट को भी समझ के चलना पड़ता है। ठीक है, इन हुज पोजेशन एनीथिंग इज फाउंड मे बी रीजनेबली सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर किसी के भी पोजेशन, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पोजेशन? मैम उसके कब्जे में, मतलब उसके हाथ कब्जे में, उसके पास में, जिसको कहते हैं पोजेशन। अब ये पोजेशन कोई भी हो सकता है, किसी भी तरीके की पोजेशन हो सकती है, लैंड की पोजेशन हो सकती है, प्रॉपर्टी की पोजेशन हो सकती है, एनी पोजेशन ना, एनी पोजेशन जो उसके पास है और रीजनेबली वो समझा जाता है कि वो चोरी का माल है या चोरी की गई प्रॉपर्टी है या चोरी की गई लैंड है, एनीथिंग इस रेफरेंस के अंदर। समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है? चलो, who obstructs the police officer while execution of the duty, who has escaped or attempts to escape from the lawful custody। Now what do you mean by obstruct? आपको समझना है कि obstruct क्या होता है। मैम पुलिस ऑफिसर के काम में, मतलब रोकना पुलिस ऑफिसर को, प्रॉब्लम क्रिएट करना, उसको दखल अंदाजी करना, Yes, ऑब्स्ट्रक्शन, ma'am. दखल Yes, अंदाजी, सिंपल वर्ड। जो भी पुलिस ऑफिसर को ए रे चल रहे जा रहे, काय को रे, काय को सुनने का, तू पुलिस ऑफिसर स्टेशन में है, तो इसके ऊपर जब आईसीपीसी में केस बनता है ना तो आप लटकते हो। ठीक है, वाइल द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी, जब वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, कौन ड्यूटी कर रहा है? पुलिस ऑफिसर। और हु हैज एस्केप और अटेम्प्ट्स टू एस्केप फ्रॉम अ लॉफुल कस्टडी, या फिर वो भाग चुका है कस्टडी से, या एस्केप यानी कि भागने की कर रहा है, कहां से? फ्रॉम द लॉफुल कस्टडी, जेल से, मैम थोड़ा या उसको पकड़ा जूम गया कर दो। है। हाँ मैम थोड़ा जूम कर दो। बेटा, मेरे यहाँ से तो जूम दिए। मैम थोड़ा जो स्पेस है ना, मार्जिन, बस बस मैम बस। वो खुद से जो हाँ, हम बोल रहे हैं वो खुद से जूम कर सकती है अपने मोबाइल से। अपने मोबाइल से जूम करे। हाँ,
तुम तुम्हारे मोबाइल से अरेस्ट कर जान सकती है। ठीक है। Who is reasonably suspected of being deserter from any armed forces of the union? अब मैंने deserter का भी मतलब आप लोगों को बता दिया, ठीक है। जहां पर रीजनेबल सस्पेक्शन है, जहां पर हमें, जब हमें ना शक होता है ना कहां पर भी, तो ये बात यहाँ पे आती है। Who has been concerned or in against a reasonable complaint has been made, और ऐसी कोई इंफॉर्मेशन रिसीव की गई है दैट एग्जिस्ट और कमिटेड एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, जी क्लॉज में क्या आ रहा है, आउट ऑफ इंडिया। इफ कमिटेड इन इंडिया would be punishable as an offense for which he is under any law relating to extradition liable to apprehend or detain in the custody in India. Now what do you mean by apprehension? Apprehended का मतलब क्या होता है यहाँ पर? What do you mean apprehended? Outside India क्यों बोला गया है? Within India है तो offense बोला गया है, ऐसा क्यों? जो reasonable complaint आई है, जो भी रीजनेबल कंप्लेन आई है पुलिस वाले के पास, और उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन है जो जिससे हमें समझ में आ रहा है कि वो जो ऑफेंस हुआ है वो इंडिया के बाहर हुआ है या इंडिया के अंदर हुआ है, तो उसे पनिशेबल ऑफेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर जो लॉ है वो आपको क्या कहता है कि जहां पर आपको एप्रीहेंशन हो ना तो उसे उठाओ। जहां पे भी पुलिस को लगता है कि इसने कुछ तो किया है, ऐसी कोई बात है, तो पुलिस उनको अरेस्ट करने के लिए सीधे सीधे अपने हाथ आगे करती है। Who has been released, convicted, committed a breach of any rule under subsection 5 of 356. रिलीज का मतलब क्या हुआ है कि उस आरोपी को, उस अक्यूज को छोड़ा गया था, कन्विक्ट सजा दी गई थी, कमिट अ ब्रीच यानी उसने ऐसा कोई काम किया था, ब्रीच किया था किसी भी रूल को जो 356 सेक्शन के अंदर आता है, तो उसको किधर ना किधर अरेस्ट करना है। फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्वायरमेंट, जहां पर भी जरूरत है रिटर्न या ओरल रिसीव होती है पुलिस ऑफिसर की, जो यहाँ पे मैं हंस हंस के आपको बोलती हूँ ना, जो केस लॉ यहाँ पे बताते हैं कि फोन पे भी हेलो हेलो कौन है, पुलिस स्टेशन से फोन है, पुलिस को ये बोला जा रहा है कि एफआईआर लिखो। तो यहाँ पर ये कौन सा केस आता है जो पुलिस स्टेशन के लिए एफआईआर लिखी जाती है? फोन पे एफआईआर कौन सी इस पे लिखी जाती है? सुनील सिंह वर्सेस स्टेट। सुनील सिंह वर्सेस स्टेट की केस लॉ आती है जो एफआईआर ऑन द फोन। मेरे को तो शर्म आती है बोलने में भी ये बात, ठीक है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42, नो पर्सन कंसर्न और कॉग्निजेबल ऑफेंस और अगेंस्ट whom complaint has been made, a credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having so concern shall be arrested except under a warrant or order of a magistrate। यहाँ पर अगर सेक्शन 42 की बात की जाती है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, तो वो अगर रीजनेबल सस्पिशन है तो उसमें शल अरेस्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट अंडर अ वारंट और ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। ठीक है, वारंट लेना, ऑर्डर लेना और मैजिस्ट्रेट का पावर से अरेस्ट करना, ठीक है। मैम आई को एक सिंगल लाइन में बता दीजिए। आई को मैं सिंगल लाइन में बोलूं तो ऐसा कोई टेलीफोन पे फोन आया तो रिटर्न और ओरल आया, रिसीव हुआ पुलिस ऑफिसर को, तो पुलिस ऑफिसर को करना क्या है, जहां पर लगता है तो लॉफुली अरेस्ट करना विदाउट अ वारंट। ठीक है, फोन आया, ओरल, रिटर्न, रिसीव हुआ किसी पुलिस ऑफिसर को, क्या करना है, अरेस्ट करना है उस ऑफेंस को लेकर बिना किसी वारंट के। ओके, लर्न भी हो गया मेरे ख्याल से, लर्न भी हो गया है या नहीं? नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट मी टेल यू माय केस। ठीक है, मेरा एक केस था, समझ के ले लो, 41A का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, सिर्फ रीडिंग करेंगे फिर। मेरा एक केस था जिसमें पूना की पार्टी थी, बैंगलोर की पार्टी है। ठीक है, पूना की पार्टी कंप्लेनेंट है, बैंगलोर की पार्टी अक्यूज्ड है। ठीक है, अब
जो पूना की पुलिस है वो गई बैंगलोर, क्या करने? अरेस्ट करने। क्या था? कॉग्निजेबल ऑफेंस था। ठीक है, जब वो अरेस्ट करने गई थी तो पुलिस को क्या करना चाहिए? मैं आपको बता देती हूँ कि पुलिस को 41A का नोटिस देना रहता है। किसको देना पड़ता है? अक्यूज को। और वो कितने टाइम का? 41A का मतलब 24 आवर्स का एक नोटिस दिया जाता है कि 24 घंटे में आप पुलिस स्टेशन आ जाओ, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, जो कुछ भी है, आप आके अपना जो भी कहना चाहते हो आप पुलिस स्टेशन में अपना जवाब लेके आओ। तो एविडेंस के तौर पे आप डॉक्यूमेंट्स लाओ या अपने को जो भी बचाना है वो लेके आओ। तो अब जो पूना की पुलिस स्टेशन से जो भी लोग गए थे, जो बैंगलोर गए थे, तो बैंगलोर की पुलिस स्टेशन में पहले उनको जाना पड़ा। वहां का लोकल एड पकड़ के हम जो बैंगलोर के बंदे हैं उनको पकड़ने के लिए जा सकते हैं। अब वेरी स्मार्टली जब 41A का नोटिस देने के लिए यहां से गए तो जो अक्यूज पर्सन थे वो आए ही नहीं। तो पुलिस को क्या करना होगा ना इस समय? वो चिपका के आएंगे या फिर किसी विटनेसेस को उठा के उसको पंचनामा करवाएंगे। Now what do you mean by पंचनामा here? 2 विटनेसेस लेंगे आजू बाजू के कि हम पूना से आए थे और ये वारंट है, और पंचनामा करने के बाद में क्या करेंगे? 2 लोगों से विटनेस के तौर पे साइन लेंगे कि 41A का नोटिस सर्व हो गया बैंगलोर के पार्टी को। गॉट इट? गॉट इट क्लियर? 41A का नोटिस क्या होता है? इट मैम इज अ कीवर्ड बता इंटीमेशन दीजिए, टू द अक्यूज। हाँ क्या बेटा? कीवर्ड्स। बताती हूँ मैं आपको एक बात। 41A कीवर्ड्स भी बताती हूँ। इट इज अ इंटीमेशन टू द, ये किसको इंटीमेशन दिया जाता है? अक्यूज को इंटीमेशन दिया जाता है। तो अक्यूज 41A के नोटिस, अगर समझो पुलिस ने 41A का नोटिस नहीं सर्व किया है तो पुलिस अगर फिर पुलिस अरेस्ट कर सकती है क्या बिना 41A के नोटिस के? हमने 40 में देखा पुलिस अरेस्ट कर सकती है, यस लेकिन मैम, 41A के नोटिस देकर ही पुलिस अरेस्ट कर सकती है। यस यानी मैम, कि 24 आवर्स का टाइम दिया जाता है अक्यूज को। ठीक है, यहां पर अगर हमारी समझो बेल, एंटीसिपेटरी बेल जो हम फाइल करते हैं, क्योंकि 41 का नोटिस तो मिल गया, हमको पता चल गया कि एफआईआर तो होनी है, लेकिन एफआईआर नहीं हुई। लेकिन एफआईआर नहीं हुई और मैं एंटीसिपेटरी बेल को लेकर भाग गई कि भाई ऐसे नहीं हो कि अक्यूज लोगों को पुलिस पकड़ के जाए। तो कोर्ट ने मुझे पूछा एफआईआर हुई है क्या? मैंने बोला नहीं हुई है। सेशन कोर्ट ने मेरे बेल को रिजेक्ट कर दिया। मैं हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने बोला कि पुलिस को 41A का नोटिस सर्व करना है, उसके बाद ही जो होगा। तो मैं कहीं ना कहीं क्या हुआ, सेशन कोर्ट को समझ में आया कि 41A कंपलसरी होता है। अगर 41 का नहीं हुआ है तो कहीं ना, अच्छा मैं एक और बात बता दूं कि बिना एफआईआर के अगर आपको 41A का नोटिस भी है ना तो भी आप जाके बिना एफआईआर, विदाउट एफआईआर आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं। आप एंटीसिपेटरी बेल विदाउट एन एफआईआर ऑल्सो। खाली आपके पास क्या है? 41A का नोटिस है। खाली क्या है? 41A का नोटिस है। एफआईआर हुई नहीं है, एफआईआर होने वाली है। 41A का नोटिस आ गया मतलब एफआईआर तो होएगी ही होएगी कंपलसरी। लेकिन 41A के बाद नोटिस जाने के बाद आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं। समझ में आया 41A का कॉन्सेप्ट? गौरव 41A का मैम, कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैम ये समझ में आया है इसमें कि मैम मतलब पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता। परफेक्ट। उनको कौन सा नोटिस देना पड़ता है? 41A का मतलब उस 41A के नोटिस में क्या होता है बताऊं? कि 24 आप अपने आवर्स पास, में देना हाँ पड़ता हाँ हाँ ठीक है। है। और कुछ डिफिकल्टी है 41A में आपको? नो मैम।
ओके हाँ शिवानी बेटा बोलो। मैम 41 के नोटिस अगर भेजेगी पुलिस तो वो जिसने कॉग्निजेबल किया है वो भाग नहीं जाएगा मैम। समझो भाग भी जाएगा ना कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो वो बेल तो लेगा ना भागने के बाद। एंटीसिपेटरी फाइल कर, उसको भागना ही पड़ेगा ना 41A के बाद। तो यस मैम। भले भाग जाए ना, भले भाग जाए, एंटीसिपेटरी वन बेल तो लेगा ना, उसके लिए तो ओपन रेमेडी हो जाएगी ना कि भैया मेरे को 24 आवर्स का टाइम मिला, मैं एंटीसिपेटरी बेल तो फाइल कर दूं। इज्जत का सवाल है। यस मैम। कल को तो अपनी इज्जत भी जा सकती है ना, सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे कि इसको पुलिस अरेस्ट करने आई थी घर पे। कम से कम 41A के बाद भाग तो जाएंगे हम लोग। ठीक है यस मैम। चलो, और किसी को डिफिकल्टी कंफ्यूजन 41A को लेकर? विथ एग्जाम्पल मैंने बताया है, फिर भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी मुझे। हेलो मैम। यस मैम सोनिया, गुड इवनिंग। मैम मुझे एक हाँ, डाउट हाँ। है मैम, 41A में जब नोटिस दिया जाता है, इस ड्यूरेशन जब से पता चलता है और नोटिस चिपकाने तक, हाँ कॉन्स्पिक्यूअस जगह पे चिपकाने तक, पुलिस को हाँ कितना टाइम यूज करना चाहिए? मतलब मैं एक्सट्रीम केस की बात कर रही हूँ, यूं तो उन्होंने इमीडिएटली करना चाहिए, पर हाँ वो जो टाइम लेते हैं उसमें कितना टाइम होना चाहिए? मतलब हाउ मच टाइम इज अलाउड टू पुलिस कि आज नहीं तो इतना टाइम में मुझे करना है, चाहे मिडनाइट भी हो जाए। क्या मतलब 41A की नोटिस को आप बोल हाँ रहे जी, हो? हाँ जी, या 41A की नोटिस। 41A की नोटिस है ना वर्किंग आवर्स में दी जाती है। जो आप सोच रहे हो ना कि रात को पुलिस आएगी, तो रात को पुलिस तो नहीं आ सकती ना। मैम वर्किंग आवर्स में ही देनी होती है, बट यस, समटाइम्स दे डिले आल्सो। तो दैट तो इज देयर पार्ट, नो, इवन इफ दे डिले या आल्सो। हाँ जी, हाँ। अगर वो डिले भी करते हैं ना, कि चलो मान लो कि उन्होंने डिले कर दिया 41A का नोटिस, तो हाँ ठीक जी, है ना, वो हमें 41A का नोटिस तो दे रहे हैं ना, डिले करने तो समझो अच्छा, आपको तो लेट इट बी डिलेड। लेट तो इट बी डिले। एज लॉन्ग एज कंप्लायंस हो रहा है हाँ तो डिले होने दो। होने दो, ही इज कॉम्प्लाइंग, नो, होने दो डिले, कोई फर्क नहीं है। जब तक 41A का नोटिस नहीं मिलता है, तब तक अक्यूज को क्या है, आराम से चाय पीने दो, कॉफी पीने तब दो, तक रेस्टिंग छूट है। करने दो। यस हाँ तब यस तक यस छूट है। यस। ओके, तो ओके, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस भी इसमें इंक्लूडेड है, मतलब डीले में? यस डिले में, यस यस जी जी यस यस। जी जी फिर जी। अक्यूज इस चीजों का फायदा उठाएगा ना बेल के टाइम पर। मैम वही मैं पूछना चाहती थी, फिर तो फायदा होता ही होता है ना। हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, वो तो लिया तो जाएगा ना। तो हाँ, नाउ एज यू मूव इन सीआरपीसी, यू कम टू नो कि व्हाट टाइम पुलिस कैन कम, हाउ पुलिस कैन कम टू योर प्लेस, डायरेक्टली आपके घर में आ सकती है क्या। विल मूव अहेड ना विद सेक्शंस, यू विल अंडरस्टैंड। ओके जी मैम, यू हैव मैम आंसर्ड माय क्वेश्चन, थैंक यू मैम। मैम हाँ ये इसका सबसेक्शन 3 जो है, इसमें यही कह रहा है ना कि अगर हम किसी वजह से नोटिस नहीं सर्व कर पा रहे हैं, तो रीजन रिकॉर्ड करने के बाद पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है उसको। एक मिनट, नो मैम, ये तो शायद ये बोल रहा है ना कि जब वो सामने वाला पर्सन फॉलो करे, मतलब नोटिस को पूरी अच्छे से तरीके से, और मतलब जब जब वो उसको बुलाया जा रहा है, जब जब वो पुलिस स्टेशन में आ रहा है, तो मतलब वो अरेस्ट नहीं हो सकता उस बेसिस पे। पढ़ेंगे हम लोग, ऐसा मत बोलो आप दोनों ओपिनियन बहुत डिफर कर रहा है। पढ़ के बताती हूँ और इसका एक्सप्लेन कर देती हूँ, डू नॉट वरी। कम टू द सेक्शन नाउ। द पुलिस ऑफिसर शाल, कंपल्सरी, जहां पर शल आ गया तो वहां पे कंपल्सरी हो गया। इन ऑल केसेस, एवरी केस की बात की जा रही है, इन ऑल केसेस whether arrest of person is not required, जहां पर अरेस्ट की जरूरत नहीं है, जहां पर अरेस्ट की जरूरत नहीं है, अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 41, ठीक है 41 का देखा था हम लोग, नोटिस डायरेक्टिंग द पर्सन अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense to appear before him or such other place as may be specified in the notice। इसका मतलब क्या बोलता है कि जहां पर अरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है,
जहां पर अरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पुलिस को क्या करना है, पुलिस को अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आती है या ऐसे लगता है कि भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो बिफोर हिम वो क्या कहेगा पुलिस ऑफिसर, उसके सामने आप अपियर बिफोर हिम, यानी वैसे आप मैजिस्ट्रेट के सामने जाते हो ना, तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर आपको बुला रहे स्टेशन आ एट सच अदर प्लेस, जैसे कि कोई और जगह पे जहां पर एज में बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस, जो नोटिस में आपको जगह दी गई है उस नोटिस में जो भी लिखा है, यानी समझो पूना लिखा है, जो भी लिखा है वो जगह पे आप लोगों को जाना है। यानी कि समझो ये बैंगलोर की पार्टी थी, इसको कहा गया ना पूना आने के लिए, तो ये नोटिस में पूना लिखा है ना, तो इनको नोटिस पूना में आना है, उस नोटिस में लिखा होगा। तो यहाँ पर स्पेसिफाइड प्लेस का आप बोलेंगे मैडम अभी अदर प्लेस मतलब कौन सा अदर प्लेस, बाहर तो नहीं बुलाएगा, ऐसे तो नहीं बोलेगा गली के बाहर आ, ऐसा नहीं है। अदर प्लेस का मतलब है कि जहां पर उस नोटिस में अदर प्लेस पूना लिखा है तो पूना आना है, बैंगलोर लिखा है तो बैंगलोर आना है, दिल्ली लिखा है तो दिल्ली आना है, जो भी स्टेशन का नाम दिखा रहेगा उस प्लेस पे आप लोगों को नोटिस दे के आना पड़ेगा। जो नोटिस में लिखा है आपको एज एन अक्यूज कॉम्प्लाई करना पड़ेगा, भले आप अक्यूज नहीं है अभी तक, क्योंकि आप अभी अक्यूज नहीं है, अभी तक हमको शक है कि आप अक्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंप्लेनर ने तो आपके लिए कंप्लेन करी है ना। Where such notice is issued to any person, जिस issued to any person यानी कि ऐसा नोटिस किसी भी पर्सन को इशू किया गया हो, दिया गया हो। इशूड का मतलब क्या होता है, आपके पास वो नोटिस आया है, इशूड, ये नोटिस आप तक आया है, किसने भेजा है, पुलिस ने भेजा है, ठीक है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन टू कॉम्प्लाई विद द टर्म्स ऑफ नोटिस, यानी कि किसकी ड्यूटी होगी, जिसके पास ये नोटिस आया वो नोटिस के जो भी टर्म्स है, जो भी उस नोटिस में लिखा है, आपको वो शर्त मान के आना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं आते हो तो पुलिस यहाँ पे क्या चालाकी करती है, पंचनामा करती है। पंचनामा क्या करती है, पंचनामा क्या करती है, 2 विटनेसेस का साइन लेती है कि हम नोटिस लगाएं, यहाँ पे नहीं है, ओके, ठीक है, क्लियर। नाउ वेयर सच पर्सन कॉम्प्लाइज, वेयर सच पर्सन यहाँ पर अक्यूज की बात कर रहा है, कॉम्प्लाइज का मतलब है फॉलो कर रहा है, मान रहा है, कॉम्प्लाई कर रहा है, जैसे बोल रहे हैं वैसे कर रहा है, एंड कंटिन्यूज टू कॉम्प्लाई यानी कि इज्जत से चल रहा है विद द नोटिस, जो नोटिस में लिखा है, ही शैल नॉट बी अरेस्टेड, ही शैल नॉट बी अरेस्टेड। अगर नोटिस में जो लिखा गया है ना कि जिस टाइम पे बुलाए 6 बजे आना, आ रहा है, ये 4 बजे आना, आ रहा है, जो उसको डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए दिख रहे हैं तो वो भी कर रहा है, offense referred to the notice unless the reasons to be recorded by the officer is opinion that he ought to be arrested, यानी कि अगर ऐसा लगता है तो अरेस्ट होगा, नहीं तो जो जो उसको फॉलो कर रहा है तो उसको अरेस्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है। where such persons any time fails to comply, यानी कि वो नहीं आ रहा है, कॉम्प्लाई नहीं कर रहा है, पुलिस को बोल रहा है यू कर रहे कुत्ते आ, ठीक है, वेरी रफ लैंग्वेज बट सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर अनविलिंगली टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, यानी कि हम बोल रहे हैं ना ये उज़्मा है, उज़्मा ये उज़्मा है ही नहीं, द पुलिस ऑफिसर में लगता है तो ऐसा ऑर्डर निकालेगी जैसे एक कॉम्पिटेंट कोर्ट निकालती है उस नोटिस के अंदर कि चल अभी तू जेल, समझे। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भी एक चीज और बता देती थी जो हिडन है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है किधर भी, सुनो, जहां पर ही शैल नॉट बी अरेस्टेड ना, तो अगर यहाँ पे ना 2 रिपोर्ट होती है, एक होती है बी समरी, एक होती है सी समरी, लिख लो यहाँ पे, मैं आगे बताऊंगी इसके बारे में, बी समरी और सी समरी क्या होती है, लिख लो 41A में लिख लो, जहां पर ही शैल नॉट बी अरेस्टेड आ गया ना वहां पे लिखो बी समरी और सी समरी, लिखो 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 बी समरी और सी समरी, मैं बताऊंगी बी समरी रिपोर्ट कब पुलिस दे सकती है, सी समरी रिपोर्ट कब पुलिस दे सकती है। लिखा, लिखा, आगे बढ़ू, इज देयर एनी कंफ्यूजन।
उस्मा बेटा कोई कंफ्यूजन है जो जहां पे पूछ रही थी मेरे से अभी? आप में से किसी को भी कंफ्यूजन है? किसी को भी कंफ्यूजन है? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? चलो, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। देखो अभी उसका अरेस्ट की जब कर रहा है तो उसकी क्या ड्यूटी है। एवरी ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट शाल, जो भी अरेस्ट कर रहा है वो क्या करना चाहिए? कंपल्सरी bear an accurate, visible and clear identification of his name, facilitate easy identification। अब ये लावण्या है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन इजी होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। यानी कि 2 लावण्या है तो किसी और को पकड़ के लेके आना नहीं। हाँ, प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट। हाँ, क्या करना पड़ता है? मेमो प्रिपेयर करना पड़ता है, अरेस्ट मेमो जिसको कहते हैं। Memorandum of arrest is equals to arrest memo. Okay, this is arrest memo. लिखा क्या? arrest memo। यस मैम, क्या होता है मैम ये अरेस्ट मेमो? उसमें सारे डिटेल्स आते हैं बेटा। अक्यूज्ड पर्सन की किसको अरेस्ट कर रहा है ये सब? हाँ, अक्यूज के पूरे डिटेल्स आते हैं, जिसे कहते हैं मेमो ऑफ अरेस्ट। Arrest attested by at least one witness who is a member of the family of the person arrested, respectable member of the locality, society जिसे हम कहेंगे। यानी कि जब अरेस्ट होगा ना तो जब मेमो प्रिपेयर किया जाएगा तो एक विटनेस से साइन लिया जाएगा जो कि वो उसके मेंबर है, फैमिली का कोई भी मेंबर है, या फिर उसके जो लोकेलिटी में जो इज्जतदार लोग होते हैं, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स जिसे मैं कहती हूँ यहाँ पर, ठीक है। इन्फॉर्म अ पर्सन अरेस्टेड अनलेस द मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली। अब देखो मेमो ऑफ अरेस्ट जब बढ़ता है ना, मेमोरेंडम में उसने समझो चेन पहनी है, लॉकेट पहना है, उसका वो जो पहना है ना उसका सब मेमोरेंडम बनता है, उसका भी मेमोरेंडम बनता है। जो भी आर्टिकल्स उसने चेन पहनी है, लॉकेट पहनी है, वॉच पहनी है, घड़ी पहनी है, रिंग फिंगर पहनी है, इयररिंग्स पहनी है, मंगलसूत्र पहना है, पायल पहनी है, तो इसका भी मेमोरेंडम बनता है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स। सब उसका अरेस्ट करने के बाद वो पूरा एक पैकेट में बना के रखते हैं, ठीक है। 41B क्लियर? कंट्रोल ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपने देखा रहेगा कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट का मैं आपको बात बता दूं कि पेट्रोलिंग, सुना है पेट्रोलिंग क्या होता है? रात में पुलिस वाले गाड़ी लेके, एक उनके पास में स्पीकर रहता है, एक हेडफोन रहता है और वो पेट्रोलिंग करते हैं। समझो आपकी एक स्टेट में कमिश्नर ने एक डिक्लेयर कर दिया कि रात को दुकानें जो बंद होगी वो रात के 11 बजे बंद हो जाएगी, ठीक है। 11 बजे दुकान अगर आप बंद नहीं करते हो तो पुलिस वाले आपके एकदम ऐसे कह रहे निकल बाहर, ऐसे करके वो लोग आपको किधर ना किधर ट्रबल करने आते हैं। तो जब ऐसा कोई भी होता है तो कंट्रोल रूम से फोन आता है, कंट्रोल रूम के तरफ जाता है। समझो गणपति रहती है, आपको पता है महाराष्ट्र में गणपति इज अ वेरी बिग फेस्टिवल, तो यहाँ पर कैसे लड़के होते हैं जो रात को बहुत जोर से गाना चला के बैठते हैं, सोसाइटी डिस्टर्ब होती है, घर में हार्ट पेशेंट है, बीमार आदमी है, तो पुलिस को फोन किया जाता है 100 नंबर पे। तो ऑल ओवर इंडिया में 100 चलता है क्या? कंट्रोल रूम में फोन जाता है ना, कौन से सिटी का है वहां से वो लोग ट्रैक करके आपको फोन करके वहां पे आते हैं। तो दिस इज अ कंट्रोल रूम डिस्ट्रिक्ट। जैसे हेडक्वार्टर्स होते हैं, टाइम के सब डिटेल्स रखते हैं, अरेस्टेड पर्सन के ऑफेंस जो चार्ज हुए हैं उनको डेटाबेस रखना रहता है, इंफॉर्मेशन रखती है जनरल पब्लिक को लेकर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में क्या आता है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन जिसको अरेस्ट किया है, और नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर की भाई किसने अरेस्ट किया है, डेजिग्नेशन एसआई है, पीआई है, एएसआई है, कौन है भाई तू। तो एवरी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल की बात की जा रही है, ये है कंट्रोल ऑफ रूम ऑफ डिस्ट्रिक्ट। आपने पेट्रोलिंग लिख लिया, आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया मैंने क्या बोला? पूजा यस मैम। समझ रहे हो बेटा? यस मैम। क्या कहा मैंने? पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? जो मैम रात को पुलिस गाड़ी स्पीकर और गाड़ी लेकर घूमती है, उसे वो पेट्रोलिंग जैसे कि कहते हैं। हाँ। वेरी गुड।
राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंट्रोगेशन। अब बहुत सारे मुझे ये बोलते हैं कि इंट्रोगेशन के टाइम पर जब पर्सन अरेस्ट किया जाता है तभी मिल सकता है क्या, जब भी उसको पूछताछ की जाती है, पुलिस उसको पूछती है, ए तूने रेप किया था क्या, ए तूने ये किया था क्या, ए तूने वो किया था क्या, तभी कि तभी से पहले या उस समय या पूरी इंट्रोगेशन जब भी पूछताछ चलती रहेगी। पूरी इंटेरोगेशन के टाइम पे तो नहीं, बट मैम एक बार तो कड़ी सट्टा बुला सकता है, एडवोकेट को फोन कर सकता है, फिर इंटेरोगेशन में तो नहीं बुला सकता ना, पूरा टाइम तो नहीं रह सकता इसमें कौन सा आर्टिकल आता है इसमें राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन को लेकर? आर्टिकल 22। यस मैम। मैम आर्टिकल 22 आता है, यस मैम। ठीक है। राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन लिख लो, आर्टिकल 22। अब यहाँ पे आप लाइन को अंडरलाइन कर दो नॉट थ्रू आउट इंट्रोगेशन, यानी पूरी की पूरी इंट्रोगेशन में उसका वकील साहब जवाब नहीं देते बेटे का, हाँ बोल ना बोल। वकील के ऊपर केस नहीं है, तुम्हारे ऊपर केस है। अपने वकील साहब को बुला लो, उसको पूछ लो, यार ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है, बता क्या क्या जवाब देंगे, क्या क्या पूछने वाली है पुलिस। तो एडवोकेट जो होगा आपको क्वेश्चन पेपर देगा अक्यूज को, और वही आंसर बना के आपको पुलिस को देने हैं। समझा? ये है एग्जाम, दैट्स ऑल। अरेस्ट ऑफ रिफ्यूजल टू गिव द नेम एंड रेसिडेंस। अगर कोई भी बंदा जो है, व्हेन एनी पर्सन who in the presence of a police officer has committed or has been accused of committing a non-cognizable offense, और उसको पूछा जाता है कि तेरा नाम क्या है, तू रहता कहाँ है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जब लेने के टाइम पर और उस ऑफिसर को ये लगता है कि वो तो झूठ बोल रहा है, वो तो झूठ बोल रहा है, तो वो ही मे बी अरेस्टेड, यानी उसे अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि उसका नाम और वो जो डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, अगर वो सही नाम और सही चीज डिस्क्लोज करेगा तो मैजिस्ट्रेट मतलब उसको रिलीज किया जाएगा। जब उससे क्या लिया जाएगा? बॉन्ड लिया जाएगा। अब ये बॉन्ड क्या होता है समझ के ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड का मतलब होता है BOND, ये एक अंडरटेकिंग रहती है। आप पुलिस को खुला चिट्ठा लिख के देते हो कि ये मैं हूं, ये मेरा नाम है, और हम पार्टी कर रहे हैं, है ना, जो फेमस हुआ था ना। लावण्या क्वेश्चन मार्क क्यों है चेहरे पे? पर्सनल बॉन्ड और ये बेल बॉन्ड में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा। कल भी आप ना बेल बॉन्ड बोल रहे थे, but देखो, समझ नहीं। पर्सनल बॉन्ड और बेल बॉन्ड जब हम आएंगे ना आगे मैं बताऊंगी, अभी मैं बताऊंगी सरदर्द हो जाएगा, ठीक है। अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन और प्रोसीजर ऑफ सच अरेस्ट। क्या हुआ मैम? ये बॉन्ड क्या होता है मैम? हमें डिटेल्स देनी होती है पुलिस ऑफिसर को जो इसमें बताया बॉन्ड है? का मतलब ये होता है कि आप पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर को लिखावटी में देते हो, ठीक क्या है। देना मैम? डिटेल्स? नहीं, एक क्या होता है मैं आपको बता दूं कि एक होता है गेट जामिन। अभी इसके लिए मैंने आपको बोला इसमें मत जाओ, जब मैं जाऊंगी ना वहां ले जाऊंगी। डोंट डोंट डोंट, शैतानी अम्मा शांत रहे, ठीक है। नाउ सेक्शन नंबर 43, मैं इस बार डिटेल में जा रही हूँ तो थोड़ा समझने की कोशिश करो। अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो होता है, आप लोगों को तो सबको पता है ना कि भगोड़ा होता है ना, होता है या नहीं होता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। यस तो प्राइवेट पर्सन और प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट का मतलब क्या होता है? प्राइवेट पर्सन के प्रेजेंस में अगर कुछ ऐसा ऑफेंस हुआ है तो क्या प्राइवेट पर्सन जो है, जब क्या एक प्राइवेट पर्सन भी जाके वारंट एग्जीक्यूट करके आ सकता है? क्या कर सकता है? हमने देखा था, हमने सुना है कि जो ऑफिसर होगा, जो मैजिस्ट्रेट ये करेगा वही है। तो 43 में वही कंक्लूजन आता है, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन द प्रोसीजर ऑफ सच अरेस्ट। अब वो प्रोसीजर दिया हुआ है कि वो अरेस्ट कैसे करेगा, ठीक है। अब इसको एक बार आप रीड करना, ओके।
44 अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट। अब एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की जो बात कर रहे हैं हम लोग, जब कोई ऑफेंस कमिट हुआ है प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल लोकल जुरिस्डिक्शन में, तो वो खुद ही अरेस्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को। और इस प्रोविजन में क्या दिया गया है कि कोई ऑफेंडर है तो उसको कस्टडी में लिया जाएगा। ठीक है। अब बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन तो नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि अगर कोई जज है, वो पूना में उसके साथ कुछ हुआ है, तो वो पूना में एक कॉमन पर्सन के जाके और पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करने जाएगा, वहां थोड़ी जाएगा, वहां पे वो जज है, यहाँ पर थोड़ी कोई जज है। ठीक है। कौन अरेस्ट करेगा? मैजिस्ट्रेट अरेस्ट करेगा। उस कौन से? कोई भी ऑफेंस में। कैसा ऑफेंस? जो मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में हुआ है। कौन सा ऑफिसर होगा? एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, जुडिशियल भी हो सकता है, लेकिन लोकल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? पूना की बात कही, अगर पूना का जज है तो पूना में ही लोकल जुरिस्डिक्शन में आएगा। यानी कि जहां पर अपराध हुआ है, जहां पर ऑफेंस हुआ है, अगर पूना में हुआ है तो पूना की पुलिस स्टेशन में जाएंगे, दिल्ली में हुआ है तो दिल्ली की पुलिस स्टेशन में जाएंगे, यूपी में हुआ है तो यूपी की पुलिस स्टेशन में जाएंगे। जो भी लोकल पुलिस स्टेशन होगी तो उसे कहते हैं लोकल जुरिस्डिक्शन, लोकल एरिया, लोकल पुलिस स्टेशन। लिख दो, लोकल एरिया, लोकल पुलिस स्टेशन, लोकल जुरिस्डिक्शन, एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। ओके। मैम मैं बोल रहे हैं कि अगर मजिस्ट्रेट बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन अरेस्ट करेगा तो ये सेक्शन 43 के अंदर अंदर जाएगा। क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? जब मजिस्ट्रेट अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर अरेस्ट करेगा तो ये तो सेक्शन 34 के अंदर जाएगा, सॉरी 33 के अंदर जाएगा। एक बात सुनो कि जो बाहर वाला जो मैजिस्ट्रेट होता है ना, वो पावर ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड की बात की जा रही है, जहां पर हम लोगों ने ये कहा था, क्या कहा था? क्या जुरिस्डिक्शन की बात वहां पे की थी क्या हमने? No, ma'am. मैम नहीं और किए थे, लेकिन ये तो वहां पर ऐसा था क्या? मैम लेकिन प्राइवेट पर्सन को उस्मा अरेस्ट कर 33 सकते क्या हैं ना। बोलता है? एक मिनट, उस्मा 33 क्या बोलता है? कल ही मैंने 33 इतना एम्फोसाइजली बताया था आपको। 33 क्या बोलता है? मैम पावर ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड, ऑफिसर की पावर बताता है ये। तो ये जो बोल रहा है लोकल एरिया की जो बात की जा रही है, और अदर जुरिस्डिक्शन में वो अरेस्ट कर सकता है क्या? नो मैम, अदर जुरिस्डिक्शन में कैसे अरेस्ट करेगा? तो कैसे बोल रहे हो विकी? मैम 43 बोल रहे हैं। हाँ मैम 43 में जैसे में कोई मजिस्ट्रेट है, हाँ। मजिस्ट्रेट 44 के अंदर अरेस्ट करेगी तो अपने जुडिशन के बाहर में 43 के अंदर अरेस्ट कर सकती है ना। 43 के अंदर इनको पावर, अरेस्ट प्राइवेट पर्सन है ना। खबरी दे सुना है, खबरी सब जो होते हैं अरेस्ट करने के लिए। विकी इसको नहीं मालूम? हाँ सुने हैं। सुने हो ना, तो वो खबरी ही अरेस्ट करके लाते हैं, वो री अरेस्ट होता है फिर जब पुलिस के हाथ में लाके दे देते हैं कि लो भैया भैया तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम पकड़ो। एक काम करते हैं, मैं 43 को आपको फिर पूरा पढ़ाती हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रही है 43 के अंदर। अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड अ प्रोसीजर ऑफ सच अरेस्ट। अब सुनो मेरी बात। हाँ, एनी प्राइवेट पर्सन, कोई भी प्राइवेट पर्सन जिसको अपन खबरी जो बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मे अरेस्ट कर सकता है, और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन, यानी कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, हु इन हिज प्रेजेंस कमिट्स अ नॉन, यानी उसके प्रेजेंस में अगर वो नॉन बिलेबल ऑफेंस, यानी कि नॉन बिलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, या और एनी प्रोक्लेम ऑफेंडर, या कोई भगोड़ा है
एंड विदाउट अननेसेसरी डिले, अगर उसको पकड़ा नहीं जाएगा तो वो खतरनाक साबित होगा, शैल मेक ओवर और कॉज टू बी मेड ओवर एनी पर्सन, या तो उसको पकड़ लिया जाएगा या फिर उसको किसी पर्सन को दे दिया जाएगा। सो अरेस्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर, ऐसे अरेस्ट किया जाएगा टू अ पुलिस ऑफिसर, और इन द एब्सेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, यानी पुलिस ऑफिसर के एब्सेंस में, टेक सच पर्सन और कॉज हिम टू बी टेकन टू द कस्टडी ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, यानी कि उसको पकड़ के लेके जाएगा और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाएगा, ठीक है। और वो ऐसा समझा जाएगा कि पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है और उसको पुलिस क्या करेगी, री अरेस्ट करेगी, क्योंकि खबरी ने अरेस्ट किया, खबरी ने देखा और ऐसे करके उसको ये किया। तो देयर इज अ रीजन टू बिलीव, यानी कि ये रीजन है बिलीव करने के लिए कि उसने ऑफेंस कमिट किया है जो कि नॉन कॉग्निजेबल है, और वो रिफ्यूज करता है ऑन द डिमांड ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, कि वो पुलिस ऑफिसर पूछता है नाम क्या है तेरा, रहता क्या है, तो वो अपना नाम या रेसिडेंस सच ऑफिसर हैज अ रीजन टू बिलीव इज फॉल्स, जहां पर उस ऑफिसर को लगता है कि जो नाम बता रहा है वो भी झूठा है, जो एड्रेस बता रहा है वो भी झूठा है, तो ही शैल बी डेल्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42, वो प्रोविजन 42 में आता है। बट देयर इज नो सफिशिएंट रीजन, यहाँ पर ऐसी कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है, ठीक है। कैसी सफिशिएंट रीजन नहीं है, टू बिलीव टू बी फॉल्स, so he shall be dealt with under the provision of 42, but there is no sufficient reason to believe that he has committed an offense, he shall be at once released, यानी कि अगर उनको लगता है कि नहीं नहीं इसने कोई ऑफेंस नहीं किया है और वो सब सही बता रहा है तो उसको रिलीज किया जाएगा, अगर झूठ बता रहा है तो उसे रिलीज नहीं किया जाएगा, ये बोलता है 43। तो कहां से लेके आए विक्की तुम तुम्हारा सब्जेक्ट यहाँ पे? मैम वो ये समझ रहा है कि जो 33 में जो ऑफिसर अपॉइंट हुआ है वो अदर जुरिस्डिक्शन में जाके तो नॉर्मल इंसान है ना, तो वो अदर जुरिस्डिक्शन में वो अरेस्ट कर सकता है ना एज अ नॉर्मल पर्सन, उनका ये कहना है। 33 में कर सकता है अरेस्ट, 43 में कैसे करेगा, वही तो मैंने इसको बोला। यस मैम, वो इन दोनों को मिक्सअप कर रहे हैं, मिक्स मत करो। तो ये आप लोग यही तो करते हो, ये मिक्सअप करने की वजह से आपको समझता ही नहीं है। विक्की आज मैं थोड़ा इरिटेट हुई हूँ सिखाते समय, कि आप जो बोल रहे हो ना, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है आज तो। ध्यान है ना आपका मेरी तरफ? जी मैम। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आप 33 को मिक्स कर रहे हो 43 से, मैं 45 आ रही हूँ तो आप 43 की बात कर रहे हो। हाँ विक्की, मेरे मैम जो पढ़ाने 43 के बोलना बाद चाह रहा में, था। सुनो ना, मेरे पढ़ाने के बाद में आपने पढ़ा है क्या पूरा सीआरपीसी? जहां तक मैंने आपको 35 सेक्शंस पढ़ने के लिए बोले थे, आपने पूरे 35 सेक्शंस पढ़े हैं? जी मैम थोड़ा बहुत पढ़े हैं। थोड़ा बहुत पढ़े हैं, मतलब आप बिना, मैं आपको बता दूं कि आधा नॉलेज वाला पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। जिसको आधा नॉलेज आधा ज्ञान होता है ना, वो बहुत परेशान होता है ये चीजों से। आधा ज्ञान मत उठाओ विक्की, जितना पढ़ा रही हूँ ना उतना पढ़ो, आपके पास तो वीडियोस भी होते हैं मेरे, आपसे ये उम्मीद नहीं है मुझे। जो नए हैं मैं उनसे समझ सकती हूँ, आपकी दूसरी बार है मेरे पास। चलो एंड ओवर करते हैं क्लास को, कल क्लास नहीं होगी, ठीक है। ओके मैम। विक्की मुझे कल का वीडियो सेंड कर देना। मैं अपलोड करूंगी बेटा अभी, कल वाला ओके मैम। वीडियो मैं अपलोड करूंगी अभी, यूट्यूब पे देख लेना। ओके मैम। चलो आई होप जहां तक मैंने पढ़ाया कोई इशू तो नहीं होना